नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल शुभम की पाठशाला 1 में। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों ने भारत के संविधान के भाग 1 और भाग 2 को ख़त्म कर चुके हैं। भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक पढ़ना था और भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक पढ़ना था। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा हुआ है। तो आप लोगों ने यह वीडियो नहीं देखा है तो हमारे YouTube चैनल शुभम की पाठशाला 1 पे जाके नागरिकता के बारे में अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे संविधान के भाग 3। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि संविधान के भाग 3 में क्या चीज़ का उल्लेख है। तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का चर्चा है, जिसे फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा है कि मौलिक अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो भारत के संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। क्वेश्चन कई बार यह भी पूछा है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। तो अमेरिका देश से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। मौलिक अधिकार से बार बार सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, चाहे वह बीपीएससी हो, चाहे दरोगा हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। तो मौलिक अधिकार को आप लोग अच्छे से कवर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी एजुकेशन वीडियो डालूँ तो आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहते हैं। संविधान के भाग 3 को क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। पहले मूल रूप से भाग 3 में 7 प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन अब वर्तमान में 6 प्रकार के ही अधिकार प्राप्त है। तो पहले 7 प्रकार के कौन कौन थे, डिटेल्स में जानेंगे। एक में था समता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में था, समता का अधिकार। 2 में था स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 के बीच में है। 3 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में है। 4 में है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में है। 5 में है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो अनुच्छेद 29 और 30 के बीच में है। 6 में है संपत्ति का अधिकार। यही संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार। इसी को हटा दिया गया है अभी। और 7 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा एवं हृदय कहा था। तो एक नोट है, इसको पढ़ते हैं हम लोग। नोट है, हालांकि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मूल अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 के क में कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो दोस्तों, यह जो संपत्ति का अधिकार है, इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 में मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 के क में डाल दिया गया। तो मैं शुरू में ही बताया हूँ, भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में पहले 7 प्रकार के अधिकार दिए जाते थे, लेकिन अब वर्तमान में 6 प्रकार के ही अधिकार हैं। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है कि भारत के संविधान के भाग 3 में वर्तमान में कितने प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो 6 प्रकार के। पहले थे 7 प्रकार के और अब है 6 प्रकार के। डिटेल्स में और अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों, ताकि फ्यूचर में दोबारा पढ़ने को ना मिले और एक बार में ही सिलेक्शन आप लोग का फिक्स हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अच्छा वीडियो आप लोग को मिल सके। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 12। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा का चर्चा है। आर्टिकल 12 में क्या चीज़ का चर्चा है? राज्य की परिभाषा। तो राज्य की परिभाषा क्या है? भारत की सरकार व संसद, राज्य की सरकार व विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, परंतु न्यायपालिका राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो यह हो गया आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा की चर्चा है। अब हम लोग आर्टिकल 13 देखेंगे। आर्टिकल 13 है कि राज्य किसी ऐसे कानून का निर्माण नहीं करेगा जो मौलिक अधिकार के विरुद्ध हो। राज्य किसी ऐसे कानून का निर्माण नहीं करेगा जो मौलिक अधिकार के विरुद्ध हो। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग के पास मौलिक अधिकार मिला है बोलने का, घूमने का, कहीं रहने का, कोई व्यवसाय करने का, तो राज्य के पास इतना हक नहीं है
को हम लोग को बोलने पे पाबंदी लगा दे या घूमने पे पाबंदी लगा दे, ठीक है। जब कोई लोक व्यवस्था या कदाचार के मामला आएगा तब राज्य कुछ नियम और कानून बनाकर हालांकि प्रतिबंध लगा सकते हैं मौलिक अधिकार पे। तो हम लोगों ने अनुच्छेद 12 देखा, इसमें चर्चा है राज्य की परिभाषा, और अनुच्छेद 13 देखा, इसमें चर्चा है कि राज्य किसी ऐसे कानून का निर्माण नहीं करेगा जो मौलिक अधिकार के विरुद्ध हो। चलिए अब मौलिक अधिकार का कुछ हम लोग इतिहास देख ले ताकि और हम लोग को मज़ा आए पढ़ने में। मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में चर्चा है, हम लोगों ने ऊपर पढ़ ही लिया। तो मौलिक अधिकार क्या है? अधिकार व्यक्ति को राज्य द्वारा प्रदान की गई गारंटी है जो कि व्यक्ति द्वारा समर्पित उसकी स्वतंत्रता के बदले प्रदान की गई है। अधिकारों का प्रकार देखेंगे दोस्तों तो अधिकार के 4 प्रकार हैं: प्राकृतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार और मानव अधिकार। प्राकृतिक अधिकार में क्या है चलिए देखते हैं। प्राकृतिक अधिकार प्रकृति के द्वारा मानव और पशु दोनों को प्रदान किया जाता है। प्राकृतिक अधिकारों का जनक जॉन लॉक को कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार पुलिस में, प्राकृतिक अधिकारों का जनक किसे कहा जाता है? तो जॉन लॉक को, ठीक है। तो प्राकृतिक अधिकार हम लोग देख लिए, मानव और पशु दोनों को प्रदान किया गया है प्रकृति द्वारा, जैसे देखने को, सूंघने को, पर्यावरण से सभी चीज़ हासिल करने को, ठीक है। तो यह हो गया प्राकृतिक अधिकार। अब हम लोग आते हैं मौलिक अधिकार, ठीक है। तो मौलिक अधिकार में है, मौलिक अधिकार किसी देश के संविधान द्वारा वहाँ के नागरिक एवं गैर नागरिकों को राज्य के विरुद्ध प्रदान किए जाते हैं। मौलिक अधिकार है किसी देश के संविधान द्वारा वहाँ के नागरिक एवं गैर नागरिकों को राज्य के विरुद्ध प्रदान किए जाते हैं मौलिक अधिकार, ठीक है। यह अधिकार नागरिक के मूलभूत विकास के लिए अत्यधिक आवश्यकता होती है। जो मौलिक अधिकार है यह नागरिक के मूलभूत विकास के लिए अत्यधिक आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग का मौलिक अधिकार बहुत चीज़ है, जैसे खेलने का, घूमने का, पढ़ने का, बोलने का, यह सब मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अगर इसी पे पाबंदी लगा दिया जाए तो क्या मूलभूत का विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं कानूनी अधिकार। यह अधिकार किसी देश के कानूनी तंत्र के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इन अधिकारों के प्राप्ति के लिए कानून की स्थापित प्रक्रिया का पालन करना होता है। अतः इनकी प्राप्ति के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। कानूनी प्रक्रिया में क्या होता है ना कि हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जाते हैं। अगर मान लीजिए कानूनी प्रक्रिया में कोई प्रॉब्लम है तो सबसे हम लोग पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अनुमति लेके हाई कोर्ट जाते हैं, ठीक है। अगर कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना चाहे तो नहीं जा सकता है। चलिए अब हम लोग मानव अधिकार पे आते हैं। मानव अधिकार विश्व के सभी मानव को यूएनओ के द्वारा प्रदान किया गया है। यूएनओ, ठीक है, ये एक संस्था है, इसी के द्वारा प्रदान किया गया है। और 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। यहाँ से भी बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद देखते हैं मौलिक अधिकार का इतिहास भारत में, मतलब भारत में मौलिक अधिकार का इतिहास क्या है उसके बारे में जानेंगे। 1895 में स्वराज विधेयक में सबसे पहले मौलिक अधिकार का मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया। बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में सर्वप्रथम मौलिक अधिकार की मांग की गई स्वराज विधेयक में, ठीक है। उसके बाद 1925 में एनी बेसेंट के द्वारा कॉमनवेल्थ विल ऑफ नेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई। दोस्तों एडिटोरिया के सेट में यह क्वेश्चन पूछा हुआ था, जो एडिटोरिया के सेट प्रैक्टिस निकलता है ना, तो उसी में यह क्वेश्चन पूछा हुआ था कि 1925 में एनी बेसेंट ने किस बुक में मौलिक अधिकार के मांग किए थे? तो कॉमनवेल्थ ऑफ विल ऑफ नेशन में मांग किया गया था, ठीक है। इसको याद रखिएगा, कॉमनवेल्थ विल ऑफ नेशन। उसके बाद 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मौलिक अधिकारों का मांग किए थे। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बिहार दरोगा में, बिहार पुलिस में पूछा हुआ है कई बार। तो 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मौलिक अधिकार के मांग किए थे। क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ था कि 1931 में मौलिक अधिकारों का मांग किसने किए थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन में मौलिक अधिकारों का मांग कौन किए थे? तो महात्मा गांधी किए थे। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो महात्मा गांधी भाग लिए थे, उसी में उन्होंने मौलिक अधिकार के मांग किए थे। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट,
1935 में भारत शासन अधिनियम में मौलिक अधिकार का प्रावधान नहीं था। 1945 में तेज बहादुर सप्रू समिति ने मौलिक अधिकारों को दो भागों में विभाजन कर दिया। 1945 में तेज बहादुर सप्रू समिति ने मौलिक अधिकारों को दो भागों में बांट दिया, एक मौलिक अधिकार और दो में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे शॉर्टकट में DPSP भी बोलते हैं। एक में हो गया मौलिक अधिकार और दो में हो गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए दोस्तों, अब हम लोग विश्व में मौलिक अधिकार का इतिहास देखेंगे। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैसे UPSC में, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ब्रिटेन में मौलिक अधिकार, यह अभी हम लोग विश्व का देख रहे हैं। इसके पहले भारत का हम लोग देखे हैं। भारत में सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक मांग किए थे, लेकिन अब हम लोग विश्व में देखेंगे ब्रिटेन में मौलिक अधिकार। ब्रिटेन के राजा थे किंग जॉन। उन्होंने 1215 ईस्वी में सर्वप्रथम ब्रिटेन के लोगों को मौलिक अधिकार का लिखित दस्तावेज दिए थे, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना का मतलब होता है सर्वोच्च और कार्टा का मतलब होता है दस्तावेज। तो 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा थे राजा किंग जॉन। उन्होंने ब्रिटेन के लोगों को मौलिक अधिकार का लिखित दस्तावेज दिए थे। क्या दिए थे? लिखित दस्तावेज दिए थे, ठीक है। यह हम लोगों ने ब्रिटेन का इतिहास देख लिया। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अमेरिका के संविधान में 4 मार्च 1789 को मौलिक अधिकार को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 4 मार्च 1789 को, ठीक है, जोड़ा गया। मौलिक अधिकार के इस अध्याय को बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। इस पॉइंट के याद रखेंगे। अमेरिका में जो मौलिक अधिकार है उसे क्या कहते हैं? बिल ऑफ राइट्स कहते हैं, ठीक है। तो अमेरिका का संविधान है वो मौलिक अधिकारों का प्रावधानों वाला विश्व का पहला संविधान है। अमेरिका का संविधान है वो मौलिक अधिकारों वाला विश्व का पहला संविधान है। अब फ्रांस में देखेंगे। फ्रांस के संविधान में अगस्त 1789 में, यहाँ पे रॉन्ग टाइप है, ठीक है, 1989 नहीं होगा, इस 1789 होगा। 1789 में, ठीक है, मौलिक अधिकार को जोड़ा गया। इस अध्याय को नागरिकों और मानव के अधिकारों के लिए जोड़ा गया था, ठीक है। और फ्रांस में मौलिक अधिकार जोड़ा गया, उसे चार्टर ऑफ राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्टर ऑफ राइट्स कहते हैं। अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स कहते हैं और फ्रांस में चार्टर ऑफ राइट्स कहते हैं। तो दोनों पॉइंट के आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब हम लोग अनुच्छेद 14 पे आ गए। क्या आ गए? अनुच्छेद 14 पे, यानी कि आर्टिकल 14 पे आ गए। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता। क्या है? विधि के समक्ष समानता। चलिए दोस्तों, अब हम लोग 12 और 13 रिकॉल करते हैं। 12 में राज्य की परिभाषा की चर्चा थी और 13 में बात था कि राज्य किसी ऐसे कानून का निर्माण नहीं करेगा जिसमें मौलिक अधिकार का हनन हो, ठीक है। 12 और 13 हम लोगों ने आर्टिकल पढ़ लिया है। अब आर्टिकल 14 में हम लोग देखेंगे। आर्टिकल 14 कह रहा है विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के सामने सब कोई बराबर है। तो क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा हुआ है कि विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 14 में है। विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 में है। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत के संविधान में विधि के समक्ष समानता है वह किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए इसको पढ़ते हैं। विधि के समक्ष समानता, यानी कि इस सिद्धांत को ब्रिटेन से लिया गया है। विधि सभी के लिए समान है। यह एवी डाइसी के सिद्धांत है। यह एक नकारात्मक सिद्धांत है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा? विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता यानी कि कानून के सामने सब कोई बराबर है, और यह प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे विधियों का समान संरक्षण। यहाँ से भी क्वेश्चन BPSC में पूछा हुआ है। विधियों का समान संरक्षण है, यह किस देश से भारत के संविधान में लिया गया है? तो भारत के संविधान के अंतर्गत विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। किससे लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। तो हम लोगों ने फ़र्क देखेंगे दोनों में। यहाँ पे है विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के सामने सभी कोई बराबर, और यहाँ पे कह रहा है विधियों का समान संरक्षण, यानी कानून का सभी कोई समान संरक्षण करेगा, ठीक है। तो विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया, ठीक है, और विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। एक क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता
किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और उसके बाद था कि विधि के समान संरक्षण किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। यह दोनों पॉइंट में हम लोग अंतर देख लिए। लेकिन आर्टिकल 14 में क्या कह रहा है? विधि के समक्ष समानता। ठीक है, तो विधि के समक्ष समानता का मतलब कानून के सामने सभी कोई बराबर है। लेकिन इसका कुछ अपवाद भी है। अपवाद क्या है? चलिए हम लोग देखते हैं। विधि के समक्ष समानता का अपवाद देखेंगे जो कि निम्न है। अपवाद यही है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान कोई भी फौजदारी मामला नहीं चलाया जा सकता है, परंतु दीवानी मामले में 2 माह पहले नोटिस देना आवश्यक है, अनुच्छेद 361 के तहत। ठीक है, एक तरफ तो आर्टिकल 14 कह रहा है कि विधि के समक्ष समानता यानी कि कानून के आगे सभी कोई बराबर है। ठीक है, बराबर है। लेकिन यहाँ पे अपवाद हो जा रहा है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान कोई भी फौजदारी मामला नहीं चलाया जाएगा। फौजदारी मामला का मतलब होता है मारपीट का मामला। ठीक है, और दीवानी मामला का मतलब होता है ज़मीनी विवाद, यही सब मतलब होता है। तो यहाँ पे तो अपवाद हो गया। अब राष्ट्रपति और राज्यपाल जब भी अपने पद पे रहेंगे तो पद पर जब तक रहेंगे तब तक उन पे फौजदारी मामला नहीं लागू होगा। लेकिन वहीं एक मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी हो, कोई शिक्षक हो, कोई एक फौजी हो, अगर वह ड्यूटी करते टाइम किसी से झगड़ा कर लेता है तो उस पर फौजदारी का मामला का भी आरोप लग जाएगा, दीवानी का मामला का भी आरोप लग सकता है। ठीक है, तो एक तरफ तो आर्टिकल 14 कह रहा है विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून के सामने सभी कोई बराबर है। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति और राज्यपाल विधि के समक्ष समानता नहीं दिख रहे हैं, तो यही है अपवाद। क्या है? अपवाद है। उसके बाद है राष्ट्रपति और राज्यपाल का निर्णय का प्रत्येक न्यायालय में कोई जवाबदेह नहीं होगा। जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल कोई भी निर्णय लेते हैं तो न्यायालय में यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मतलब कहीं भी जवाबदेह नहीं होगा। कोई भी फैसला लेते हैं राष्ट्रपति या राज्यपाल तो न्यायालय में वह जवाब नहीं दे सकते हैं कि मैंने क्यों लिया। वो लोग स्वतंत्र हैं फैसला लेने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, संसद के सदस्यों द्वारा संसद में कही गई किसी बात के लिए न्यायालय में जवाबदेह नहीं होगा। आप लोग देखते होंगे न्यूज़ में कि कोई भी संसद के सदस्य जैसे सांसद लोग होते हैं कुछ भी बोल देते हैं संसद में, तो कुछ भी बोल देते हैं तो क्या वो लोग न्यायालय में जाकर जवाब दे देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वे लोग स्वतंत्र हैं। उसके बाद राज्य के विधानमंडल के सदस्यों द्वारा विधानमंडल में कही गई किसी बात के लिए न्यायालय में जवाबदेह नहीं होता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई पॉइंट पे दिक्कत हो तो हम नंबर दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उस व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मैं आप लोग का सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से समझा दूंगा। अब चलिए अब आर्टिकल 15 में चलते हैं। आर्टिकल 15 पर चलने से पहले एक बार हम लोग 12, 13 और 14 को ध्यान में रखेंगे। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा थी। आर्टिकल 13 में क्या था? आप लोग कमेंट करके बताइए क्या था। चलिए हम बताते हैं। आर्टिकल 12 में था राज्य की परिभाषा, और आर्टिकल 13 में था राज्य किसी ऐसे कानून का निर्माण नहीं करेगा जो मौलिक अधिकार के विरुद्ध हो। चलिए आप लोग आर्टिकल 14 के बारे में बताइए कमेंट करके। चलिए मैं बता देता हूँ। आर्टिकल 14 में था विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता यानी कानून के सामने सभी कोई बराबर। विधि के जो समक्ष समानता था यह ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन से। वहीं की बात करें कानून का समान संरक्षण तो यह अमेरिका से लिया गया है। यह पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 15 में है राज्य किसी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, राज्य किसी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन 15 के 2 पढ़ेंगे, राज्य प्लस व्यक्ति किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार के, चाहे वह जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्म के आधार पे, स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कई बार लिंग के आधार पे भेदभाव हो जाता है। गर्ल्स हॉस्टल होता है उसमें बॉय का एडमिशन नहीं होता है, गर्ल्स कॉलेज होता है उसमें बॉय का एडमिशन नहीं होता है, और बॉय का जो कॉलेज होता है उसमें गर्ल्स का एडमिशन नहीं हो पाता है। तो चलिए इसका अपवाद हम लोग देखते हैं। अपवाद है 15 के 3 में,
राज्य महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं राज्य महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, यह अपवाद हो गया। उसके बाद देखेंगे 15 के 4 में अनुच्छेद 15 के 4 को प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, उसी के तहत आर्टिकल 15 के 4 को जोड़ा गया था। ठीक है, अब नोट में देखेंगे, नोट में है कि SC/ST में पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके तहत केवल शैक्षणिक संस्थानों में ही आरक्षण मिलेगा। जैसे SC/ST को लिए कुछ शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं आर्टिकल नंबर 16 में। आर्टिकल नंबर 16 है लोक नियोजन में समानता। आर्टिकल नंबर 16 क्या है? लोक नियोजन में समानता। इस पॉइंट को दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, लोक नियोजन में समानता। राज्य के अधीन किसी रोजगार में अवसर की समानता। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों कि अवसर की समानता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 16 है। अवसर की समानता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 16 है। अब लोक नियोजन में समानता की क्या बात है? जैसे मान लीजिए एक होता है नियुक्ति और एक होता है नियोजन। नियुक्ति और नियोजन में फ़र्क देखेंगे। अगर जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट फॉर्म भर कर एग्ज़ाम पास करके सिलेक्शन लेता है यानी जॉब पाता है तो वो होता है नियुक्ति। और नियोजन का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कोई अच्छा व्यक्ति हो और वह CM के नज़र में चाहे राज्यपाल के नज़र में अच्छा व्यक्ति हो तो किसी विशेष कार्य के लिए उनका नियोजन किया जा सकता है। लेकिन मान लीजिए अगर दोनों मान लीजिए नियुक्ति जिनका किया गया और जिनका नियोजन किया गया दोनों एक ही पद पे हैं तो दोनों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो वहीं कह रहा है लोक नियोजन में समानता, मतलब चाहे तो वह एग्ज़ाम पास करके आए चाहे वह डायरेक्ट आए, दोनों एक ही पद पे है तो दोनों में से किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद नोट में लिखाया गया है अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद 16 है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 16 है। अवसर की समानता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 16 है। 16 के 1 में हम लोग देखेंगे राज्य के अधीन किसी रोजगार में अवसर की समानता। राज्य के अधीन किसी रोजगार में अवसर की समानता। 16 के 2 में देखेंगे राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान एवं निवास के स्थान पे भेदभाव नहीं कर सकता है। लेकिन इसका अपवाद भी है, संसद विधि बनाकर निवास के स्थान पर भेदभाव कर सकता है, जैसे हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुरी। ठीक है, तो 16 का भी अपवाद हम लोगों ने देख लिया। आर्टिकल 12 में था राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 13 में था राज्य किसी ऐसे कानून का निर्माण नहीं करेगा जो मौलिक अधिकार के विरुद्ध हो। आर्टिकल 14 था विधि के समक्ष समानता। और आर्टिकल 15 था राज्य किसी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। और आर्टिकल हम लोगों ने 16 अभी पढ़ा, आर्टिकल 16 अभी पढ़ा, लोक नियोजन में समानता, लोक नियोजन में समानता। चलिए अब हम लोग आर्टिकल 17 पर चलते हैं। किस आर्टिकल पर चलते हैं? आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि छुआछूत के बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो आर्टिकल 17 में है। किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 17 में है। इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में है। यानी कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में है। भारत के संविधान में अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया है। महात्मा गांधी ने कहा था छुआछूत एक पाप है। तो हम लोगों ने 17 नंबर भी देख लिया, मतलब अनुच्छेद 17 नंबर। अब देखेंगे अनुच्छेद नंबर 18। अनुच्छेद नंबर 18 में है उपाधियों का अंत। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत का चर्चा है, यानी उल्लेख है? तो अनुच्छेद 18 में है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 18 में है। अब इसका डिफिनेशन हम लोग देखेंगे।
राज्य किसी भी व्यक्ति को उपाधि प्रदान नहीं करेगा सेना और शिक्षा को छोड़कर। ठीक है, राज्य किसी भी व्यक्ति को उपाधि प्रदान नहीं करेगा सेना और शिक्षा को छोड़कर। जैसे शिक्षा में हम लोग शिक्षा, जैसे कोई पीएचडी करता है तो नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, कोई डॉक्टर एमबीबीएस करता है तो डॉक्टर लग जाता है। ठीक है, तो शिक्षा और सेना को छोड़कर बाकी राज्य किसी भी व्यक्ति को उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अब नोट में है, स्वतंत्रता से पहले राय, वीर, वीर बहादुर, राजा, नाइटहुड ये सभी उपाधियाँ हुआ करती थी, लेकिन बाद में उपाधियों का अंत कर दिया गया और उपाधियों का अंत का चर्चा अनुच्छेद 18 में है। दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइए आर्टिकल 17 में क्या चीज़ का चर्चा है, आर्टिकल 17 में क्या चीज़ का चर्चा है। अभी मैंने पढ़ाया है, आप लोग माइंड से एकदम तेज तरार बनिए और जैसे ही पढ़ाया जा रहा है वैसे ही याद कर लीजिए। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत था और आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत था। तो इसके पहले भी हम आर्टिकल 16, 15, 14 और 12 कई बार रिवीजन कराए हैं। चलिए अब हम लोग आर्टिकल नंबर 19 पर चलते हैं। आर्टिकल नंबर 19 है, यह स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बताता है। आर्टिकल नंबर 19 क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बताता है। इसको भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 19 में है। ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार को दो भागों में बांटा गया है, एक है नागरिक का अधिकार और दो में है राज्य का अधिकार। ठीक है, तो 19 के 1 में है नागरिक का अधिकार और 19 के 2 में है राज्य का अधिकार। जैसे हम लोगों को बहुत सारा अधिकार मिला है, भाषण और अभिव्यक्ति की अधिकार, सभा करने की स्वतंत्रता, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। तो दोस्तों इतना अधिकार मिला है तो क्या राज्य उस पर पाबंदी नहीं लगा सकता है? लगा सकता है। जैसे कोरोना आया था तो मान लीजिए हम लोग को सभा करने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, घूमने की स्वतंत्रता है। तो कोरोना से क्या होता था ना, कोरोना का बीमारी और फैलता था। तो राज्य अपना इसी 19 के 2 का उपयोग करके घूमने पे पाबंदी लगा सकता है जब किसी जान माल की क्षति हो, आम जनता पे कोई बड़ा सा कहर आ जाए, जैसे कोरोना था। ठीक है, तो ये तो आम नागरिकों को अधिकार मिला है, नागरिक का अधिकार, और यह राज्य का अधिकार मिला है ताकि आम पब्लिकों को राज्य सुरक्षा कर सके। चलिए डिटेल्स में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 19 को 2 भागों में बांटा गया है। 19 के 1 में है नागरिकों का अधिकार तथा 19 के 2 में है राज्य का अधिकार का बात बताई गई है। अब 19 के 1 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। इसमें भी पहले 19 के 1 में दोस्तों 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। इसमें भी संपत्ति का अधिकार था जिसको हटा दिया गया। ठीक है, संपत्ति के अधिकार था, किसमें था? तो 19 के 1 के एफ में स्वतंत्र संपत्ति का अधिकार था तो उसको हटा दिया गया। ठीक है, तो लेकिन अब वर्तमान में 19 में, आर्टिकल 19 में 6 प्रकार का ही स्वतंत्रता है। कौन कौन सा है चलिए देखते हैं। 19 के 1 के ए में है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाषण का मतलब हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो 19 के 1 के ए में क्या है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन 19 के 2 के तहत राज्य भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे पाबंदी लगा सकता है। ठीक है, उसके बाद 19 के 1 के बी में देखेंगे, इसमें है सभा करने की स्वतंत्रता। क्या है? सभा करने की स्वतंत्रता। 19 के 1 के बी में है सभा करने की स्वतंत्रता। लेकिन दोस्तों 19 के 2 के 3 के तहत राज्य सभा करने की स्वतंत्रता पे पाबंदी लगा सकता है। जैसे मान लीजिए कोरोना काल आया था, तो कोरोना काल में कोरोना एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता था। जैसे मान लीजिए वैसे ही बड़ा सा महामारी भारत में आ जाए तो क्या सरकार सभा करने की स्वतंत्रता देगी? जो एक दूसरे के साथ बैठने पे या सांस से या छूने से फैलता हो, तो ऐसी स्थिति में राज्य 19 के 3 का उपयोग करके सभा करने की स्वतंत्रता पे रोक लगा सकती है। ठीक है, तो 19 के 1 के बी में सभा करने की स्वतंत्रता मिली है और 19 के 3 में राज्य को यह अधिकार है कि वह किसी भी महामारी या अकाल आने पे सभा करने की स्वतंत्रता पे पाबंदी लगा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19 के 1 के सी। इसमें संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। 19 के 1 के सी में संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। 19 के 1 के डी में भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। क्या है? भ्रमण करने की स्वतंत्रता है।
19 के 1 के ई में निवास करने की स्वतंत्रता है। क्या है? निवास करने की स्वतंत्रता है। 19 के 1 के जी में व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। ठीक है। ई के बाद दोस्तों एफ आता है। ई के बाद एफ आता है तो मैंने बताया ही कि 19 के 1 के एफ में पहले संपत्ति का अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो हम लोगों ने देखा 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिली है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिली है, तो इसको एक बार रिकॉल करते हैं। कौन कौन सा है? भाषण करने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भ्रमण करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो भाषण और अभिव्यक्ति में मौलिक अंतर है। अभिव्यक्ति के अंतर्गत लिखकर, बोलकर तथा सांकेतिक माध्यम से आता है। अभिव्यक्ति का मतलब होता है, जैसे भाषण करने की भाषण कोई भी व्यक्ति बोल सकता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए भगवान किसी को गाला नहीं देते हैं, साउंड नहीं देते हैं, तो वह व्यक्ति को यह आज़ादी है कि वह लिख कर, बोल कर तथा सांकेतिक माध्यम से अपना विचार प्रकट कर सकता है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सुप्रीम कोर्ट समय समय पर अभिव्यक्ति के अधिकारों को कई बार परिभाषित किया है। एक लोकतांत्रिक शब्द में अभिव्यक्ति का अधिकार महत्वपूर्ण होता है। एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में अभिव्यक्ति का अधिकार महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। जैसे प्रेस की आज़ादी, टीवी और मीडिया और अखबार की आज़ादी, राष्ट्रगान की स्वतंत्रता। राष्ट्रगान अनुच्छेद 19 के क का भाग है। राष्ट्रगान है वह अनुच्छेद 19 के क का भाग है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रगान में चुप रहने का अधिकार को या शांत रहने के अधिकार को 19 के 1 के अंतर्गत माना है। ठीक है दोस्तों, कई बार आप लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं, कई लोग जो होते हैं राष्ट्रगान पे चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, तो उनको ट्रोल किया जाता है। तो भारत के संविधान के 19 के 1 के अंतर्गत उनको यह अधिकार दिया गया है कि वे राष्ट्रगान के समय या तो चुप रह सकते हैं या शांत रह सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 20 देखेंगे। अब आर्टिकल नंबर हम लोग 20 देखेंगे। आर्टिकल नंबर 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 में क्या है? अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है। तो इसमें देखिए आर्टिकल 20 में यहाँ पे फिगर बनाया गया है, जिसमें 1 में दिया गया है भूतलक्षी विधि से संरक्षण, 2 में है दोहरे दंड से संरक्षण और 3 में है स्वयं के विरुद्ध दोष सिद्ध से संरक्षण। ठीक है। 3 में क्या है? स्वयं के विरुद्ध दोष सिद्ध के संरक्षण। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस अनुच्छेद में स्वयं के विरुद्ध दोष सिद्ध संरक्षण आता है, तो अनुच्छेद 20 में आता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है कि भूतलक्षी विधि से संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 20 में आता है, अनुच्छेद 20 में आता है। अब डिटेल्स में पढ़ेंगे भूतलक्षी विधि क्या है। तो भूतलक्षी विधि, कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए उतना ही सज़ा का हकदार होगा, कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए उतना ही सज़ा का हकदार होगा जितनी सज़ा उस समय निर्धारित होगी। जैसे मान लीजिए अभी 2026 चल रहा है, कोई व्यक्ति चोरी करता है और चोरी की सज़ा 500 रुपया जुर्माना है। अगर उसकी सुनवाई 2030 में होती है, तो चोरी की करने का अगर मान लीजिए यहाँ पे प्रावधान 800 रुपया होता है, तो यह 800 रुपया नहीं देगा, यह 500 ही देगा, क्योंकि यह व्यक्ति चोरी तो किया 2026 में और 2026 में किया। तो भूतलक्षी विधि का क्या कहता है कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए उतना ही सज़ा का हकदार होगा जितनी सज़ा उस समय निर्धारित की गई होगी। यानी कि वह व्यक्ति 2026 में चोरी किया और 2026 में सज़ा का जुर्माना था 500 रुपया, तो 500 ही देगा। 2030 में नियम बदलेगा तो 2030 से उसको क्या करना है, क्योंकि आर्टिकल 20 के 1 कह रहा है, यानी भूतलक्षी विधि से संरक्षण का बात बता रहा है, कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए उतना ही सज़ा का हकदार होगा जितनी सज़ा उस समय निर्धारित की गई होगी। ठीक है। यहाँ तक पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। दोहरे दंड से संरक्षण। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही सज़ा दी जाएगी, एक अपराध के लिए 2 बार सज़ा का प्रावधान नहीं है दोस्तों। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है, तो एक बार चोरी करता है तो चोरी करने का सज़ा एक ही बार मिलेगा ना। ऐसा प्रावधान थोड़ी है कि वो एक बार चोरी किया और उसको 2 बार सज़ा दे दिया जाए, नहीं दिया जाएगा। एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही सज़ा दिया जाएगा। मान लीजिए वह एक गलती किया तो एक गलती का एक ही सज़ा दिया जाएगा, 2 सज़ा नहीं दिया जा सकता है।
यही बात है दोहरे दंड से संरक्षण। ठीक है, चलिए अब 20 के 3 देखेंगे। स्वयं के विरुद्ध दोष सिद्धि से संरक्षण। स्वयं के विरुद्ध दोष सिद्धि के संरक्षण मतलब किसी व्यक्ति को इसमें स्वयं विधि के विरुद्ध दोष सिद्धि के संरक्षण का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति को पुलिस उठाकर ले गया, मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है, इसको पुलिस उठाकर ले गया और पुलिस इसको कस के पिटाई करे और कहे कि बताओ तुम चोरी किए हो। ठीक है, तो स्वयं के विरुद्ध दोष सिद्धि के संरक्षण का प्रावधान है ही नहीं। ठीक है, तो भले ही वह व्यक्ति पुलिस से पिटाने के चलते स्वीकार कर लेगा कि हाँ हम चोरी किए हैं, लेकिन जैसे ही वह अपने नज़दीकी न्यायालय में जाएगा, वहाँ जज के कहेगा जज साहब पुलिस पिटाई कर रही थी इसीलिए मैंने यह स्वीकार कर लिया है, लेकिन मैं वास्तविक में इसका दोषी नहीं हूँ, आप जांच कर लीजिए। ठीक है, तो यह भी पॉइंट आप लोग समझ गए। अब चलिए हम डायरेक्ट चलते हैं आर्टिकल नंबर 21 पे। आर्टिकल नंबर 21 पे दोस्तों, आर्टिकल नंबर 21 पे आने से पहले हम लोग फिर से एक बार रिकॉल करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने 12 में देखा राज्य की परिभाषा थी, 13 में था राज्य किसी ऐसे कानून का निर्माण नहीं करेगा जो मूल अधिकार का हनन करता हो, 14 में था विधि के समक्ष समानता यह ब्रिटेन से लिया गया था, 15 में था राज्य किसी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, मूल स्थान यह सभी पे भेदभाव नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। और 16 में था दोस्तों, 16 का आंसर आप लोग बताइए कमेंट करके। चलिए मैं बताता हूँ। 16 में था लोक नियोजन में समानता। 16 से एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, अवसर की समानता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो 16 था। तो आप लोग बताइए आर्टिकल 17 में क्या है? आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत है। आर्टिकल 18 में क्या था? उपाधियों का अंत है। आर्टिकल 19 में क्या है? आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहले 7 प्रकार की थी लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार की है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया। ठीक है, हटा दिया गया। तो उसके बाद हम लोग आर्टिकल 20 पढ़े हैं। आप लोग कमेंट में बताइए आर्टिकल 20 में क्या था? आर्टिकल 20 में था अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, जिसमें भूतलक्षी विधि से संरक्षण था। भूतलक्षी विधि का मतलब कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए उतना ही सज़ा का हकदार होगा जितना सज़ा उस समय तय की गई होगी। उसके बाद था दोहरे दंड से संरक्षण। दोहरे दंड का मतलब एक व्यक्ति एक अपराध के लिए एक ही सज़ा पाएगा। उसके बाद था स्वयं के विरुद्ध दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। दोस्तों इतना रिकॉल कर लिए, बार बार मैं याद कराने का कोशिश कर रहा हूं ताकि एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ें और एग्ज़ाम क्लियर कर लीजिए। चलिए आर्टिकल नंबर 21 पे आते हैं। आर्टिकल 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दोस्तों यह काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 21 में है। प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 21 में है। 21 में क्या कह रहा है? किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से सिर्फ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जाता है। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग को प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता है, यानी कि जीने की स्वतंत्रता है, मर्जी से शादी करने की स्वतंत्रता है, स्वच्छ पर्यावरण प्राप्त करने की स्वतंत्रता है, अपनी मर्जी से बच्चे पैदा करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, लेकिन यह सभी पे पाबंदी कब लगेगी? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित लगता है। जैसे मान लीजिए जीने की स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में है, लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई ऐसा कांड करता है कि उसको न्यायालय फांसी की सज़ा दे। ठीक है, तो एक तरफ तो आर्टिकल 21 कहता है जीने की स्वतंत्रता है यानी प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता है, लेकिन दूसरी तरफ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। जैसे कोई अपराध कर दिए, कोई मर्डर कर दिए, किसी का मर्डर करेंगे तो सरकार फांसी की सज़ा मतलब न्यायालय फांसी की सज़ा सुनाएगी, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही वंचित किया जाएगा। तो हमको आशा है कि आप लोगों ने यह अच्छे से समझ गए आर्टिकल 21। अब आर्टिकल 21 में क्या है? आश्रय का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा जापान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अवधारणा कहाँ से लिया गया है? जापान से। माँ बनने का अधिकार अनुच्छेद 21 में आता है। सोने का अधिकार अनुच्छेद 21 में आता है।
स्वेच्छा से विवाह करने का अधिकार 21 में आता है। जैसे आप लोग आजकल रील्स में काफ़ी देखते होंगे, लड़का लड़की भाग गए और सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल करते हैं कि मैं फलाना कुमारी, मैं इनके साथ भाग गई, मेरे घर वालों को परेशान नहीं किया जाए, मर्जी से आया हूँ। तो दोस्तों ये लोग शादी करते हैं तो किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? अनुच्छेद 21 के तहत ही करते हैं। स्वेच्छा से विवाह करने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आता है। लेकिन उम्र होना चाहिए शादी करने का, जो क्राइटेरिया है शादी करने का, उस उम्र को पार करना चाहिए तभी, नहीं तो ऐसे में पुलिस उठाकर अंदर करेगी। चलिए अब आते हैं शिक्षा के अधिकार पे। शिक्षा के अधिकार को भी भारत में शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन 2002 में अनुच्छेद 21 के 1 के अंतर्गत रखकर मौलिक अधिकार बना दिया गया है। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया कब? 86वें संविधान संशोधन 2002 में, और 21 के 1 के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें यह बोला गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा, यानी कि निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। तो दोस्तों आज मैं आर्टिकल 21 तक ही रहने देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में आर्टिकल 22 से आर्टिकल नंबर 22 से 35 तक पढ़ेंगे। तो यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यह अगर इसका PDF अगर आप लोग को चाहिए, ठीक है, PDF अगर चाहिए तो टेलीग्राम लिंक में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम में ज्वाइन होकर PDF आप लोग ले सकते हैं। तो यह क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। तो आज यहीं तक रहने देता हूँ।